ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर का मतलब क्या है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक प्रॉपर, आप लोगों ने ये डायग्राम सीखना है। इफ़ यू नो दिस डायग्राम देन अंडरस्टैंडिंग द हार्ट फेलियर विल बी वेरी वेरी इजी। अब देखिए, वी नो दैट हार्ट इज फोर चेम्बर्स। ठीक है, हार्ट जो है हमारे पास कितना चेम्बर है? फोर चेम्बर है। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है, अगर हम यहाँ से मतलब इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा बना दे ताकि आप लोग को ये डायग्राम इजीली हो जाए। फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट। ठीक है, और हार्ट जो है वो कितना चेम्बर्स है? फोर चेम्बर्स। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज द पंपिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट। यहाँ से अयोटा निकलती है। ठीक है, दिस इज द अयोटा। और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जिसको पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लेफ्ट पल्मोनरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। और फिर यहाँ पे जनाब लंग्स है, और लंग्स में जब ब्लड डीऑक्सीजनेट होके ऑक्सी में कन्वर्ट होती है तो फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड किधर जाती है? और लेफ्ट एट्रियम में जाती है। और फिर यहाँ पे वाल्व है, माइट्रल वाल्व, वो लेफ्ट वेंट्रिकल को देती है और लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा को देती है। यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, ये दोनों एंटर होती है राइट एट्रियम में। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए ब्लड राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वाल्व के जरिए पल्मोनरी ट्रंक में चली जाती है और वो लंग्स में जाती है। ठीक है जी। तो हार्ट फेलियर को समझने से पहले थोड़ा सा इस डायग्राम को देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम। इनिशियली रिमेंबर, from the upper part of the body, the deoxy blood taken by superior vena cava, and from the lower part inferior vena cava। ये दोनों राइट एट्रियम में जाएगी। राइट एट्रियम will give blood to the right ventricle and right ventricle will pulmonary artery। pulmonary artery में जब ब्लड लंग्स में जाएगी तो डीऑक्सी ब्लड ऑक्सी में कन्वर्ट होके फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी और फिर अयोटक वाल्व के जरिए अयोटा में जाएगी, एंड दैट विल डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एक पूरा सर्किट है जो आप लोग को याद रखना है। अब मेन पॉइंट ये है कि हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मेंट बाय कार्डियक आउटपुट। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड ऑफ कार्डियक आउटपुट। और मैंने फिजियोलॉजी में ये भी सिखाया था कि द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज अबाउट 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब होता यह है कि अगर हार्ट के अंदर पहले से कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें हार्ट इतना ब्लड पंप ना करे जिस पे बॉडी की डिमांड को हम पूरी ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड अ क्लिनिकल कंडीशन in which the cardiac pump become dysfunction and that not able to fulfill the demand of the body, that is called a heart failure। अब हार्ट फेलियर का कभी भी मतलब ये नहीं है कि हार्ट काम नहीं कर सकता या हार्ट काम नहीं कर रहा। हार्ट इज वर्किंग बट इट इज वर्क अंडर द नॉर्मल। ये नॉर्मल से कम काम करता है। तो ब्लड की इजेक्शन तो होती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होती कि वो बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके। दैट कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। इसको हम कहते हैं इनसफिशिएंट ब्लड इफ इजेक्टेड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल which do not fulfill the demand of the body, the concept is called heart failure। अब हम डिस्कस करेंगे आगे थ्योरी के साथ, तो मैं डायग्राम को यूज करते वक्त इनको सबको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियक पंप डिस्फंक्शन। हार्ट फेलियर के अंदर जो कार्डियक पंप है उसकी डिस्फंक्शन होती है। अगर इस साइड में मसला है तो उसको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हार्ट फेलियर। और अगर इस साइड में मसला है तो उसको हम राइट साइड हार्ट फेलियर कहते हैं। अब अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो ब्लड आगे नहीं जाएगी, देयर विल बी रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड नोन एज कंजेशन। और आप लोगों को पता है जब कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन कम होगी, सो देयर विल बी लो परफ्यूजन। की क्या होगी? लो परफ्यूजन होगी। ठीक है जी। सिम्टम जो है इसमें डिस्पनिया है, आर्थोपनिया है। दीज आर एक्चुअली द नेम यूज फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फटीग है, एंड देयर में बी एस3 हार्ट साउंड। कभी कभार क्या होता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि जब हार्ट बियॉन्ड द लिमिट रिलैक्स हो जाए तो वो दोबारा कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। उस दौरान जो रश ऑफ द ब्लड तेजी के साथ वेंट्रिकल की वॉल से टकराती है तो उससे एस्टरी हार्ट साउंड आता है। राल्स का मतलब होता है क्रैकल्स, या दिस इज द क्रैकल साउंड इन द लंग्स। वी विल डिस्कस नाउ इन फॉर अ व्हाइल in jugular venous distinction as well as pitting edema। Edema is the excess fluid accumulation in the tissue space that is known as a edema। अब edema यहाँ पे याद रखें दो तरह की है, pitting edema and non pitting edema। तो प्लीज रिमेंबर
जो पिटिंग एडिमा है इसके अंदर जो एक्सिस अक्यूमुलेशन है वो यूजुअली फ्लूइड की होती है, और जो नॉन पिटिंग एडिमा है उसमें जो एक्सिस अक्यूमुलेशन है वो फ्लूइड के साथ साथ अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी होती है। देखिए अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, इस पेशेंट के अंदर एडिमा है फॉर एग्जांपल, या एब्डोमेन है, या कोई भी ऐसी एरिया है जहाँ पे एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो, अगर हम एडिमेटस एरिया के ऊपर हाथ रखे, फिंगर रखे, और इसको प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद जनाब उसको देखें और उस पर हमारी हाथ की जो फिंगर प्रिंट्स है वो बन रहे हो, इसको फिंगर इंडेंटेशन कहते हैं। तो मतलब इफ वी प्रेस एडिमेटस एरिया एंड देन वी लीव, and if there is a mark of or finger on that area, that is called of pitting edema. इट्स मीन कि वहाँ पे जो अक्यूमुलेशन है वो मेजॉरिटी वाटर है। द काज ऑफ पिटिंग एडिमा इज हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, और इट में भी लीवर फेलियर। लेकिन अगर नॉन पिटिंग एडिमा है तो या तो वो लिम्फेटिक सिस्टम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है या थायराइड डिसऑर्डर की वजह से होता है। ठीक है, वो हम आगे एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से आप लोग को मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्ट, अगर ये हमारे पास हार्ट है तो आप लोगों को पता है हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है, सो दिस इज हार्ट टेकन द ब्लड इन डायस्टोलिक फेज। हार्ट की जो फिलिंग है वो डायस्टोल में होती है और इसकी जो इजेक्शन है वो सिस्टोल में होती है। तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हार्ट प्रॉपर या तो रिलैक्स ना करे, द हार्ट इज नॉट प्रॉपरली रिलैक्स, तो फिर ज़्यादा ब्लड नहीं ले सकेगा, तो उतना ब्लड नहीं निकलेगा जो बॉडी की डिमांड को पूरी करेगा। सो दैट विल बी नोन एज diastolic dysfunction. If the heart cannot relax properly, it will not fill properly. So there will be diastolic dysfunction. अगर हार्ट बियॉन्ड द लिमिट रिलैक्स हो जाए लेकिन दोबारा प्रॉपर कंट्रैक्ट ना करे तो उसको सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन मीन हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन है इट इज द इंडिकेटर ऑफ सिस्टोलिक पैरामीटर, मतलब जो हार्ट की सिस्टोल है वो इजेक्शन फ्रैक्शन मैयर करती है। और ये आप लोग को पता भी है जब हार्ट कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। लेकिन अगर हार्ट रिलैक्स ना करे, अब हार्ट में अगर ब्लड कम भी आ जाए, इतना तो आता है जितना वो निकाल सकता है, तो देयर विल बी हार्ट फेलियर, प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। ये दोनों चीजें याद रखें, जिससे हमें ये पता चला कि एवरी हार्ट फेलियर इज नॉट नेसेसरी दैट देयर विल बी रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर हार्ट फेलियर सिस्टोलिक है तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस होगी, लेकिन अगर हार्ट फेलियर डायस्टोलिक है तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगी, प्रिजर्व होगी। इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन हमारे पास डिस्टर्ब नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है इसमें डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि जब हार्ट में ज्यादा ब्लड आएगी, बियॉन्ड द लिमिट रिलैक्स होगी, वो दोबारा कंट्रैक्ट नहीं करेगी, तो डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगी, बियॉन्ड द लिमिट जाएगी, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ फेल होगी, देयर विल बी डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी। और ये कब होता है, ड्यू टू इस्कीमिया, एमआई और डायलेट कार्डियोमायोपैथी। अब डायस्टोलिक डिसफंक्शन किस वजह से होता है, इसमें जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो नॉर्मल होता है और कंप्लायंस की कमी होती है। कंप्लायंस इज द वर्ड यूज फॉर मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो मतलब इसमें जो हार्ट की रिलैक्सेशन है वो नहीं होती, देयरफॉर दैट इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन। बट इन डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगी एंड दैट इज ऑफन ड्यू टू मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी। The classical example is hypertrophic obstructed cardiomyopathy. Right heart failure is most often result from left side heart failure. मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा। देखिए अगर यहाँ पे माइट्रल वाल्व नैरो है, इसकी स्टीनोसिस है, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आगे कम जाएगी, तो लेफ्ट एट्रियम पे प्रेशर बढ़ेगी। फिर लेफ्ट एट्रियम में इतना प्रेशर बढ़ेगी कि जो पल्मोनरी वेन है वो फिर आगे ब्लड नहीं देगी, तो बैक प्रेशर पल्मोनरी वेन पे जाएगी और पल्मोनरी वेन की वजह से प्रेशर लंग्स पे जाएगी। इसलिए जब लेफ्ट साइड के अंदर मसला होता है तो पल्मोनरी वेन्स के जरिए बैक प्रेशर कहाँ पे लगती है, लंग्स। इसलिए द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल आउटकम ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। और जब लंग्स एडिमेटस हो जाए, उसमें फ्लूइड की अकोमोडेशन हो जाए, तो बैक प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी पे लगेगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और वो जाकर राइट साइड को फेल करेगी। तो प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में थी और बैक प्रेशर पे जाके प्रॉब्लम किस साइड पे चली गई, राइट साइड। तो जिसको राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स मीन इसका यूजुअली जो काज है वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। तो राइट साइड हार्ट फेलियर मोस्ट ऑफ्टन काज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अब यहाँ पे कभी कभार होता यह है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर यहाँ पे लंग्स के अंदर कोई इशू है, लाइक टीबी है, सीओपीडी है, सार्कोइडोसिस है, आई मीन इफ द प्राइमरीली काज प्रेजेंट इन द लंग्स,
और उस लंग्स की मसले की वजह से बैक प्रेशर जाकर राइट साइड पे लगे और वो फेल हो जाए। तो मेरे डेफिनेशन और से सुने, इफ राइट साइड हार्ट इज फेल व्हेन प्राइमरीली काज लाइज इन द लंग, उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, कार पल्मोनल कहते हैं। और देखिए लेफ्ट साइड में मसले की वजह से इनिशियली लंग्स खराब होंगे, लंग्स की वजह से राइट साइड खराब होगा। इसको कार पल्मोनल इसलिए नहीं कहते कि यहाँ पे प्राइमरीली मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर मसला स्टार्ट ही लंग से हुआ है और वो जाकर राइट साइड फेल करे तो उसको हम कार पल्मोनल कहते हैं। इट refers टू आइसोलेटेड राइट साइड हार्ट फेलियर अलग ड्यू टू pulmonary cause. It may be COPD, TB or whatever you give the name. एक्चुअली हार्ट फेलियर में हम ACE इनहिबिटर यूज करेंगे, ARBs, angiotensin receptor blockers like valsartan, candesartan we will discuss, angiotensin receptor neprilysin inhibitor, बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे, डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में नहीं देंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एल्डोस्टेरोन receptor antagonist. The classical example is spironolactone. Decrease mortality in heart failure, reduce ejection fraction. और जो heart failure reduce ejection fraction है, that is indirectly systolic dysfunction. Loop and thiazide diuretic are mainly used for symptomatic relief. क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि diuretics are those medicine which increase diuresis, ये यूरिनेशन को बढ़ाती है। तो गौर से सुने कि अगर पेशेंट है उसको हार्ट फेलियर है and that patient develop edema to flush excess fluid out of the body, we will use the diuretics. फिर hydralazine, that is a vasodilator, nitrites, again vasodilator, improve both symptom and mortality in the selected patient. तो हार्ट फेलियर ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ी थी ये ओवरऑल हार्ट फेलियर की मतलब कंसेप्ट थी। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि वही हार्ट फेलियर के जो टाइप्स है उसमें एक लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है और एक क्या है, राइट साइड हार्ट फेलियर है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे क्विकली जनाब एक डायग्राम के जरिए आप लोग को बताऊंगा। इन दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू रिमेम्बर द बोथ टाइप ऑफ हार्ट फेलियर वेरी वेरी इजीली। लेकिन ये डायग्राम गौर से सुनना है कि इसमें होता क्या है और ये आप लोग को बहुत सारी चीजें आसान कराएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें दीज आर दी लंग्स, ये दोनों क्या है, लंग्स है। अब ये सर्किट तो इस टाइम पे सबको पता होना चाहिए कि दिस इज सुपीरियर वीना केवा। आप लोग शाबाश रिपीट करें, inferior vena cava, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक है तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग से जनाब यहाँ से चार पल्मोनरी वेन स्टार्ट होते हैं और वो कहाँ पे जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से जनाब फिर अयोटा स्टार्ट होती है। ठीक है जी, अब ये सर्किट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि वो वेन्स जो पल्मोनरी एरिया से लंग से ब्लड ले ले, लेफ्ट एट्रियम को दे दे, दिस इज पल्मोनरी वेन। अब मुझे ये बता दें अगर यहाँ पे माइट्रल वाल्व के अंदर मसला है या अयोटिक वाल्व के अंदर मसला है तो इसका मतलब यह है कि आइदर प्रॉब्लम इन माइट्रल वाल्व और अयोटिक वाल्व, दोनों की वजह से जो ब्लड है उसकी जो पंपिंग है लेफ्ट साइड पे वो इतनी नहीं होगी अयोटा में जो बॉडी की डिमांड को पूरी करे, तो दैट विल लीड टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। कभी कभार एक पेशेंट में परसिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, तो हाइपरटेंशन के अंदर अयोटा के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। इस हाई प्रेशर के खिलाफ लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप मोर, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल मसल अंडरगो हाइपरट्रोफी। तो इवेंचुअली हाइपरटेंशन कैन आल्सो काज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की जो काजेस है, परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, माइट्रल स्टीनोसिस एंड एयोटिक स्टीनोसिस, ये याद रखना है। अब अगर ये साइड फेल हो जाए, दे फेल टू पंप, तो फिर ब्लड इस साइड में ज्यादा रहेगी, रिटेंशन होगी, और ये तो फिर रूल के मुताबिक अगर ब्लड आगे नहीं जाएगी और ये दोनों चेम्बर भर जाएंगे तो फिर ये जनाब पल्मोनरी वेन से ब्लड मजीद नहीं ले सकेंगे क्योंकि ये खुद आगे ब्लड नहीं दे सकते। तो फिर बैक प्रेशर किस पे लगेगी, पल्मोनरी वेन पे लगेगी, और पल्मोनरी वेन वो प्रेशर किस पे लगाएगी, लंग्स पे लगेगी। तो लंग्स के अंदर जो फ्लूइड है उसकी अकोमोडेशन होगी, दैट विल लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा होगी। अब मैं यहाँ पे लंग्स के अंदर एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखिए लंग्स के जो सेल्स होते हैं पेरेन्काइमल सेल, दे आर कॉल्ड एल्व्यूलाई, इसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब इस एल्व्यूलाई के अंदर फ्लूइड आती है, ये फॉर एग्जांपल फ्लूइड है जो एल्व्यूलाई के अंदर आई है, दैट फ्लूइड मेक द एरिया थिक विच इज डिफिकल्ट फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब अगर ये एल्व्यूलाई आधी भरी है और आधी नहीं है तो इसमें थोड़ा बहुत गैसियस एक्सचेंज होगा। अब ये बंदा जब रात को सोता है, तो जब इंसान सुपाइन पोजीशन में फ्लैट सोता है तो फिर ये जो एल्व्यूलाई है इसकी जो शेप है ना ये इस तरह बन जाती है, क्योंकि पहले एल्व्यूलाई वर्टिकल थी जब बंदा इस तरह खड़ा होता है, जब ये सोता है तो एल्व्यूलाई जो है ना क्या होता है, इस तरह हॉरिजॉन्टल होती है। जिस तरह आप आधे गिलास पानी को ले ले
फिर ग्लास को थोड़ा सा इस तरह साइड पे करें तो ये पानी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसकी वजह से ये पूरा एल्वुलाई पानी से भर जाएगी। इसकी वजह से बंदे की सांस रुक जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डिस्पनिया। फिर रात के वक्त ये बंदा अचानक उठेगा और फ्रेश एयर के लिए खिड़की की तरफ जाएगा, विंडो की तरफ, यार मैं फ्रेश एयर ले सकूं। इसी वजह से आप लोगों ने याद रखें, और जब सोता है फिर ये आता है, तो ऐसे रिकरेंट अटैक को हम पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया कहते हैं। और अर्थोपनिया इज अ टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के जितने सिम्टम हैं, आप लोग को यहाँ से बता दिया कि इस साइड की फेलियर में जितने भी सिम्टम हैं वो किस पे जाएंगे, लंग्स पे। So orthopnea means shortness of breath, vein supine, increase venous return from redistribution of blood, immediately gravity effect। मैंने आप लोग को बता दिया था कि जब बंदा बैठा होता है या खड़ा होता है तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है वो नीचे होता है, तो फिर भी इंसान थोड़ा बहुत सांस लेता है। लेकिन ये बंदा जब सुपाइन पोजीशन में जाता है तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से सांस रुक जाती है, एंड दैट इज ऑर्थोपनिया। And that is exacerbate pulmonary vascular congestion. Congestion is the retention of venous blood in the pulmonary vessel। अब पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया क्या है, जिसको हम PND कहते हैं। P स्टैंड पर पैरोक्सिस्मल, ऑन ऑफ। नॉक्टर्नल इज द वर्ड यूज फॉर ड्यूरिंग नाइट, और डिस्पनिया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दिस इज द ब्रेथलेसनेस अवेकिंग फ्रॉम द स्लीप। कभी कभार जब बंदा सोता है, कार्डियक पेशेंट, तो उसकी एकदम सांस रुक जाती है और वो नींद से जल्दी उठ जाता है, और फिर जब सोता है फिर ये होता है। इसलिए जब भी हम इन पेशेंट को जनाब कोई पिलो देते हैं, थोड़ा सा अपराइट देते हैं, और इसकी जो बेड है वो भी अपराइट होती है, ताकि इनको हम PND अटैक से बचा सकें। अब यहाँ पे जब लेफ्ट साइड काम करना छोड़ दे तो बैक प्रेशर लंग्स पे जाएगी। इंक्रीज पल्मोनरी वीनस प्रेशर की वजह से देर इज पल्मोनरी वीनस डिस्टिंक्शन एंड ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड विल अकर। दिस इज अ क्लासिकल क्वेश्चन इन द एग्जाम, the edema which is occurring in the lungs because of left side heart failure is exudative or transudative। Answer is transudative type edema। अब transudative edema वो है कि अगर उस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कंटेंट को देखे, अगर वो कम है तो वो transudative edema है, और जिस एडिमेटस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है वो एक्सुडेटिव होता है। प्रेजेंस ऑफ hemocidrin latent macrophages, that is called HF cell in the lung, which is known as हार्ट फेलियर सेल्स। अब सवाल यह है कि जब बैक प्रेशर पे मतलब ये प्रेशर आता है तो ब्लड रिटेंशन लंग में होती है, और उस रिटेंशन के अंदर RBC की लाइसिस होती है, जिसमें मैक्रोफेजेस जो है दे आर लोडेड विद आयरन। मतलब हीमोसिडरिन इज अ टाइप ऑफ आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर आयरन है। तो व्हेन ब्लड इज रिटेन इन द लंग दे विल अंडरगो लाइसिस, एंड देन मैक्रोफेज विल गो एंड दे विल अटैच टू हीमोसिडरिन। तो हीमोसिडरिन लेडन मैक्रोफेज इन द लंग is a sign of left side heart failure, and that is classically seen in heart failure cell, which is known as heart failure cell, classically seen in left side heart failure। अब राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, अब गौर से सुने। राइट साइड को जो ब्लड है या कहाँ से आता है, सुपीरियर वीना केवा, और सुपीरियर वीना केवा को ऊपर जो ब्लड देता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल जुगुलर वेन। ये प्लीज याद रखें एनाटमी, ये हम आगे एनाटमी में पढ़ेंगे, मतलब जो न्यूरो एनाटमी है। इंटरनल जुगुलर वेन ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा, और जो इंफीरियर वीना केवा है ये बैक एंड से लोअर पार्ट से ब्लड लाती है। अब अगर ये साइड फेल है तो आप लोगों को पता है कि बैक प्रेशर की वजह से सुपीरियर वीना केवा पे प्रेशर लगेगी, सुपीरियर वीना केवा प्रेशर की वजह से प्रेशर JVP पे लगेगी, तो देयर विल बी जुगुलर वीनस डिस्टिंक्शन। तो जुगुलर वेन के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगी they will be dilated, and that is called jugular venous distension। so there will be increase pressure। इसमें क्या होता है, increase pressure, jugular venous pressure ज्यादा होता है। inferior vena cava जब बैक प्रेशर डालेगी तो वो स्प्लीन पे भी लगेगी और लीवर पे भी लगेगी। so there is congestive hepatomegaly, increase central venous pressure, increase resistance to the portal flow। जो पोर्टल वेन है वो फिर आगे ब्लड आसानी से नहीं देगी, क्योंकि इंफीरियर वीना केवा खुद अपना ब्लड आगे नहीं दे सकती, तो बैक प्रेशर की वजह से दैट विल लीड टू हेपेटोमेगेली, एंड द लिवर विल बी लुक लाइक नटमेग लिवर विच इज मोटल्ड अपीयरेंस ऑन द ग्रास एग्जामिनेशन। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत देर तक रहे, होने पे क्लिनिकल इस तरह होता नहीं है, बट इफ परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम इट विल डैमेज द लिवर इरिवर्सिबली विच इज कॉल्ड ए कार्डियक सीरोसिस। तो सीरोसिस का मतलब एंड स्टेज लीवर डिजीज है, जिसमें लीवर बैडली डैमेज होता है एंड द लीवर लॉस देयर ओन फंक्शन। बट इफ
liver cirrhosis occur is because of heart problem that is called cardiac cirrhosis. अब नेक्स्ट आते हैं, जब यही inferior vena cava बैक प्रेशर लगाए, so there will be increased pressure on the abdomen and that will lead to edema of the abdomen known as ascites. अगर एब्डोमेन के अंदर एडिमा हो जाए तो एडिमा ऑफ द एब्डोमेन को हम क्लासिकली क्या कहते हैं, एसाइटस। लेकिन एसाइटस के साथ साथ लोअर लिम्ब एडिमा भी होगी। लेकिन वट एवर द एडिमा अगर इन द हार्ट फेलियर, दैट विल बी नोन एज पेटिंग एडिमा। उसको जब हम प्रेस करेंगे तो उस एरिया पे हमारी जो थंब है या फिंगर है उसकी निशान रह जाती है और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट्स कम होंगे एंड दैट इज नोन एज फ्लूइड ट्रांसुडेशन। फ्लूइड ट्रांसुडेशन मीन द एडिमेटस फ्लूइड कंटेनिंग लेस प्रोटीन। अब देखें, आप लोग इस किताब को देखे बगैर कैसे मालूम करेंगे कि ये लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है या राइट साइड हार्ट फेलियर है। तो आप लोगों को पता है कि जो पल्मोनरी वेन है ये ड्रेन करते हैं लेफ्ट साइड को, और जो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा है they drain into the right side. So simple दो चीजें याद रखें, when there is a left side heart failure the problem will come back on the lungs. तो pulmonary edema, dyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea जो pulmonary symptom है वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में होंगे। और ये जो राइट साइड है ये तो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड देता है, तो उसमें ट्राइजेड याद रखिए, रेज जेवीपी जुगुलर वीनस प्रेशर, जिसकी वजह से जुगुलर वीनस डिस्टिंक्शन होगी। देयर विल बी हेपेटोमेगेली and there is ascites और peripheral edema which is known as petting edema। अब यहाँ से दो एमसीक्यूज प्लेब के अंदर, यूएसएमएलई के अंदर, हाथ डीएचए एग्जाम के अंदर या एनआरई के अंदर जो आते हैं वो आप लोगों ने अपने साथ जनाब क्या करने हैं, नोट करने हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हैव्स टू रिमेंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, वो ये है कि द मैकेनिज्म फॉर एडिमा इन हार्ट फेलियर इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्योंकि आप लोग को बताया था कि जो एडिमा है या तो रेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है और या डिक्रीज अनकार्डिक प्रेशर। लेकिन अनकार्डिक प्रेशर एल्ब्यूमिन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हार्ट फेलियर के अंदर एल्ब्यूमिन का इशू नहीं है, बैक प्रेशर ऑफ द ब्लड है, और वो प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से लगती है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। सो द रीजन फॉर एडिमा इन हार्ट फेलियर इज रेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द टाइप ऑफ एडिमा इज कॉल्ड transudative type edema and that will be petting edema. So these are the classical point you people should know about it and that is very very important and clinical ask exam question. अब इसके अंदर एक चार्ट है, इसी चार्ट को क्विकली देखते हैं कि इस चार्ट के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी चीज याद रखनी है। बहुत आसान है, इस चार्ट को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज गौर से देखें। फॉर एग्जांपल जो हार्ट फेलियर है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट इतना पंप नहीं कर सकता जिस पे बॉडी की डिमांड को पूरी करे। सो इनिशियली देयर इज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज। तो जब कार्डियक आउटपुट कम है तो फिर देयर इज सिम्प्टोमेटिक सिंपैथेटिक टोन एक्टिवेशन, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड इनफ आगे नहीं जाएगी तो हमारी जो बॉडी है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म it will release catecholamine, epinephrine and norepinephrine which is increase sympathetic tone. अब जो कैटाकोलामीन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, they act on beta 1 as well as alpha 1 रिसेप्टर। अब ये वाला जो पार्ट है ये बीटा 1 रिसेप्टर पे है, और आप लोगों को पता है जब कैटाकोलामीन या एपिनेफ्रिन बीटा 1 पे काम करें इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट, दैट इज नोन बाय एवरीवन, एंड इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, और जब कंट्रैक्शन ज्यादा होगी it will leads to increased stroke volume which maintain the cardiac output। और यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ने से भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज दी कार्डियक आउटपुट। तो सबसे पहले जब कार्डियक आउटपुट इनिशियली कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड दे रिलीजेस कैटाकोलामीन। तो कैटाकोलामीन अगर अल्फा 1 पे काम करे तो दे आर इन द वेसल कैन काज वेजो कंस्ट्रक्शन। तो आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्शन से बीपी ज्यादा होगी क्योंकि टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इंक्रीज आर्टीरियल कंट्रैक्शन, टोन इज द वर्ड यूज फॉर कंट्रैक्शन, उससे बीपी मेंटेन होगी। और जो वीनस रिटर्न होगी, वीनो कंस्ट्रक्शन, इट विल इंक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट। तो प्रीलोड जितना ज्यादा होगा तो प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हमने डिस्कस किया था कि CAP स्टैंड फॉर कंट्रैक्टिलिटी, A फॉर आफ्टर लोड एंड P फॉर प्रीलोड। ये अगर आप लोग फिजियोलॉजी याद करें तो हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी प्रीलोड पर डिपेंड करता है, आफ्टर लोड को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड सप्लाई टू द किडनी क्या है, वो भी कम है।
तो जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो रेनिन रिलीज होगा, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, विच विल रिलीज एंजियोटेंसिन 2 विच इज अगेन पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्शन। तो पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्शन एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होता है, और रिलीज ऑफ कैटाकोलामिन एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये एड्रिनल ग्लैंड से जाकर एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा फ्रॉम एड्रिनल कार्टेक्स जोना ग्लोमेरुलोसा, and it will increase the retention of sodium and water, will help in the retention of sodium and water, increase circulating volume, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा प्रीलोड बढ़ेगा उसकी वजह से विनस रिटर्न बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट। इसमें एक मतलब हार्मोनल मैकेनिज्म है और एक जनाब न्यूरोनल मैकेनिज्म है। तो न्यूरोनल मैकेनिज्म सिंपैथेटिक है, हार्मोनल जो है वो एडीएच है और एल्डोस्टेरोन। इसको न्यूरो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि अगर आप इधर देखें, दिस इज हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अब होना चाहिए कि कंडक्टिविटी जनाब इतना हो फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। अब यहाँ पे अगर देखें कि इसमें कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए लेकिन इसमें रिलैक्सेशन नहीं हो रही, रिलैक्सेशन ना होने की वजह से देयर इज कंप्लायंस। जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है, क्या पेशेंट हु इज डायग्नोज्ड फॉर हार्ट फेलियर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, think about diastolic dysfunction, the problem is in relaxation, decrease compliance। और अगर हम कंडक्टिविटी को देखें तो ये हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है, जिसको हम सिस्टोलिक डिस्फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो होप यू पीपल एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। inshallah see you in the next tutorial with another concept. Till now, Allah Hafiz and stay blessed.